हेलो एंड वेलकम टू विशाखा सीए एकेडमी। आप सभी को स्वागत करती हैं विशाखा मिस। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए का फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग के लेसन नंबर 1 यूनिट 5। तो उसे स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो और अगर वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को। तो हम लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था यूनिट 2 के, तो उसके अभी ऑब्जेक्टिव्स आंसर्स बाकी हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ उसके आंसर्स क्या हैं। और अगर आपको ये सभी के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप सभी को मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे विशाखा सीए एकेडमी को फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ये सभी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे एमसीक्यू में। तो मैं फटाफट डायरेक्ट आपको आंसर्स बता देती हूँ किसके क्या आंसर है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट का आंसर है ऑल द फॉलोइंग आइटम आर क्लासिफाइड एज अ फंडामेंटली अकाउंटिंग एज एक्सेप्ट। तो इसका आंसर है हमारा यहाँ पे बी है। और सेकेंड का आंसर है द टू प्राइमरी फंक्शंस क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द रिलेवेंस एंड द रिलायबल्स। कैन एंटरप्राइज फॉलो द राइटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी ईयर आफ्टर द ड्यू डेट्स इज नोन एज द। इसका आंसर है हमारा यहाँ पे सी। फोर्थ का आंसर हो गया है हमारे यहाँ पे, देख लेते क्या पूछा है फोर्थ के लिए। द परचेज कार वो ₹5 लाख टेकन अ डाउन पेमेंट 1 लाख एंड सेक बाय द 4 लाख द बिल पेबल ड्यू टू 60 डे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस। तो असेट ऑटोमेटिकली 4000 इंक्रीज हो गए, तो करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे, टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हो जाएगा। अब आ जाता है हमारे फिफ्थ में Mohan purchased goods for rupees this amount, sold on fourth of the goods amounted rupees this, and the net experience amount was this. During the year 2020, he counted net profit was 3,50,50, which is the following except from them. एंट्री नहीं हो सकती, पीरियडिकल नहीं हो सकती, ये क्या हो जाएगी, मैचिंग। ठीक है। The business purchased good for rupees 25 lakh and sold 80% on the such goods during the accounting years ended 31st March 2020. The market value of the remaining goods for rupees 4 lakh. He weighed the closing inventory at the cost. His inventories he volume the concept of, कौन सा concept यूज किया यहाँ पे उन्होंने, B, the conservants। नेक्स्ट सेवेंथ के लिए द कैपिटल ब्रॉटेड बाय द प्रोपराइटर इज द एग्जाम्पल। जब कैपिटल को ब्रॉटेड करता है तो मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज बराबर। असेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल्स होता है या कन्वर्ट इनटू कैश होता है, अर्निंग रेवेन्यू होता है। जब असेट बिजनेस में लाया जाता है तो क्यों लाते हैं हम, अर्निंग करने के लिए। तो मतलब आंसर क्या हो गया हमारा सी। Revenue for the sales of product is generally realized in the period in which। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा उसका, जब हम सेल्स के लाते तो यहाँ पे सेल ऑफ प्रोडक्ट की वर्ड यूज़ किया, मतलब सेल क्या हो रहा है ना सेल। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, सेल इज मेड। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेट्स। Decreasing in the amount of trade payable result is। अगर अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल में अगर डिक्रीजिंग हो रहा है तो मतलब डिक्रीजिंग इन किस में होगा, उसका अपोजिट क्या होता है, असेट्स में। तो किस में डिक्रीजिंग होगा, असेट्स में। फिर आता है हमारा यहाँ पे सी फिफ्थ वन, द डिटरमाइन ऑफ एक्सपेंस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब डिटरमाइन किया जाए तो उसको हम बोलते हैं मैचिंग। नेक्स्ट ये द इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिकल इंटरनल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस इट एज पर किसके ऊपर बेसिस हो सकता है, जब हम पीरियोडिकल, ये वर्ड यहाँ पे यहाँ दिख रहा है। तो पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक सिट,
के ऊपर होता है। इफ अ इंडिविजुअल असेट इज इंक्रीजिंग देयर विल बी अ करस्पॉन्डिंग, जब अगर इंक्रीजिंग करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज अमाउंट ऑफ असेट्स एंड इंक्रीज इन द लायबिलिटीज। परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश, तो जब परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश हो तो क्या होगा, रिटेन टोटल असेट अनचेंजेस। कंसिडर फॉलोइंग पार्ट पैटर्न ऑफ अल्पा लिमिटेड। कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिया है, इंस्टॉलेशन चार्ज दिया, मार्केट वैल्यू दिया गया और बोला है कि ये क्या करना है। अरे क्या करना है मतलब कॉस्ट फाइंड करना है, दिया है उधर कॉस्ट ऑफ जो फॉलोइंग कंसर्न हम यूज़ करने वाले, तो कौन सा यूज़ करेंगे, कॉस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसका भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ में, जहाँ पे हमने थर्ड यूनिट में कुछ भी नहीं था, फोर्थ यूनिट में ही थे। तो फोर्थ यूनिट के भी डायरेक्टली हम आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दिए द मनी सेंट ₹10,000 इज एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्ट ऑन द ट्रिप अबोर्ड फॉर द परचेस ऑफ कैपिटल असेट्स। तो यहाँ पे हमें कैपिटल असेट्स के बारे में बात कर रहे हैं और लॉन्ग टाइमली ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर डायरेक्ट ट्रिप के लिए, तो ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। द अमाउंट ऑफ ₹5,000 सेंड एज अ लॉयर फीस टू डिफाइन अ सूट क्लेम दैट द फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द पार्टली लैंड। शॉर्ट टर्म के लिए है, 1 ईयर या कुछ महीने के लिए ही है, तो क्या हो गया ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंट्री फीस फॉर ₹2,000 रिसीव बाय राम एंड सम सोशल सेल क्लब, लॉन्ग टर्म के लिए बताया गया, तो कैपिटल रिसिप्ट। सब्सिडी ऑफ ₹40,000 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द वर्कर्स कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चर कॉन्सेप्ट इज, तो यहाँ पे हम गवर्नमेंटली मैन्युफैक्चर कंसेप्ट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसाइन अ अमाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटेड बाय द फायर इज, यहाँ पे हो गया कैपिटल रिसिप्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव बाय फ्रॉम द यूटीआई इज रेवेन्यू रिसिप्ट। The amount received from the IDBI as a medium-term loan for argument working capital is capital receipt. फिर आता है हमारा revenue for the sale of products ordinarily in the reporting apart from the earning in the period in which sales की बात की तो मैंने पहले कैसे क्या आएगा इसका, sale is made. If the repairing cost is ₹25,000, whitewash expense was 5,000. Both the expense related to the particular building cost of extent of building ₹250,000. The cost of improvement in the electronic writing system is 19,000. The amount to be exempt. तो इसका आंसर आप मुझे सॉल्व करके दोगे, वो मेरे आप टेलीग्राम पे आप जाके इसका आंसर मुझे पूरा सॉल्व किया फ़ोटो भेजोगे। और अगर आपको नहीं आएगा तो मैं करके दिखाऊंगी आपको ये किसको कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके आपको इसका पीडीएफ ले सकते हो, नहीं तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम यूनिट 5 में कॉन्टीजेंट असेट्स एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ के बारे में। तो कॉन्टीजेंट असेट्स क्या होता है, जो पॉसिबल असेट्स होते हैं जो पास इवेंट्स या ओनली फॉर द अक्यूर्स या नॉन अक्यूर्स से होते हैं, वो बारे में पढ़ने वाले। तो हम डिटेल में अभी हम नीचे पढ़ेंगे एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में। जैसे हमने डायरेक्टली अगर कोई क्लेम कर दिया हो एंटरप्राइज के लिए, लीगली फोर्स के लिए, तो वो यहाँ पे हम यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी हम पॉसिबल जो ऑब्लिटीज होती है अराइज होती है पास्ट इवेंट्स से या विच आर कंफर्म ओनली फॉर द ऑक्यूरेंट या नॉन ऑक्यूरेंट वन या मोर सर्टेन फ्यूचर इवेंट्स के लिए, नॉट द होल विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज, उसको बोला जाता है कंटीजेंट लायबिलिटीज। अब डिस्टेंस बिटवीन देख लेते दोनों के बीच में, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज़, खाली लायबिलिटीज़ क्या होते हैं और कंटीजेंट लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो ये दोनों बेसिकली जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट के हाथ में होता है। तो जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेट ऑफ एंटरप्राइज देखा जाता है, अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट।
और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी का रिजल्ट आता है जो आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज होता है एंड बोर्ड्स के इसके बीच में। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ अगर कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का, तो क्लेम अगेन द एंटरप्राइज नॉर अनऑरिजिन ऑफ डेप्स, गारंटी गिवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। हम किसी को गारंटी दे रहे, किसके रिस्पेक्ट पे, थर्ड पार्टी के रिस्पेक्ट पे। तो यहाँ पे कुछ प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी के बीच में डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे इफ द मैनेजमेंट एस्टैब्लिश दैट इज पॉसिबल दैट द settlement of the obligations will the result in outer flow of the economical benefit it concerns the provision in the balance sheets। तो इस तरीके से भी होता है। और ये जो क्या बोलते हैं अपना सेंट्रल एक्साइज ऑफिस होता है, पेनल्टी रखा जाता है अल्फा लिमिटेड पे अगर, तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट का प्रोविजन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मेरे को दिख नहीं रहे, तो आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसका इतना ही है, इसके आगे और कुछ नहीं है। तो इसके एमसीक्यूज यहाँ पे दिए गए हैं, तो सेम आपके इसके आंसर्स भी आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इसके आंसर्स सभी के मिल जाएंगे। तो फटाफट अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को इसको शेयर कर लो। तो अभी हम यहाँ पे यूनिट 6 भी देख लेते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो इसके अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होता है वो देखते हैं हम। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का काम ये होता है जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड ऑफ अप्लाई में वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। बिना अकाउंटिंग पॉलिसी हम यहाँ पे कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करते। वही हमने इसके पहले हमारे यूनिट 2 में हमने सीख चुके हैं कि क्या क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, क्या प्रिंसिपल्स है, वो सब हम वहाँ पे हमें आइडिया मिल गया। और अगर आपने अभी तक मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी आप जाके लेक्चर देख सकते हो, जिसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक यहाँ पे दे दूँगी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी को यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है या स्टॉक जो बोलते हैं वो, और इन्वेस्टमेंट आपको मालूम है क्या होता है। तो यहाँ पे जो एंटरप्राइज होल्ड करता है इन्वेस्टमेंट को, जिसको हम एक फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ कंपनी का बोल दो, जो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में हम उसको कैलकुलेट वहाँ पे करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं, लाइक फीफो मेथड, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लास्ट इन लास्ट आउट, या एवरेज मेथड हो गया, या वेटेज एवरेज मेथड हो गया। तो यहाँ पे मैं अलग अलग मेथड यूज़ करती हूँ। तो ये जो मेथड होता है जो एंटरप्राइज लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो यहाँ पे कभी कभी हम डेप्रिसिएशंस को कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड, ये भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सेलेक्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अभी अकाउंटिंग पॉलिसी को सही तरीके से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी हम यूज़ करेंगे। हमें डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे परफॉर्मेंस जो मेजर्स होता है और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की एंट्रीज पे ये डिपेंडेंट होता है। अगर हमने कोई भी मेथड ले लिया तो हमारे बिजनेस के ऊपर इसका पूरा ना फ़र्क पड़ने वाला है इसका, ऐसे। तो यहाँ पे अभी किस बेसिस पे हमें देखना चाहिए, तो जो 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं हम उसके हिसाब से हम वहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। परचेज प्रूडेंस हो गया, सब्ट्रैक्शन ओवरफॉर्म हो गया, या मैट्रिक्स यूज़ कर दिया, इन 3 चीज़ों के ऊपर हम देखते हैं। वहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसको बेसिस किया जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, और बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी के, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो इन्वेंटरी आर वैल्यूड एट अ कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर द फाइनेंशियल गुड्स बाय द प्रोडक्ट, जो भी फिनिश गुड्स होता है उसको कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होगा वो वैल्यू हम लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वही हम इसको जो परमानेंटली एक वैल्यू या जो भी होता है वो व्हेनेवर इज नेसेसरी वो हम वहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी को हमने पहले और कुछ यूज़ किया, बाद में और कुछ यूज़ किया, ये भी होता है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता होगा। तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा,
अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी का जो मटेरियल इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो मैं चेंज कर दूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं उदाहरण पे लूँ तो अगर मैंने डेप्रिसिएशन को जो मेथड था पहले वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, उसको अब मैंने रिटन डाउन मेथड में यूज़ कर दिया, या फिर या कॉस्ट फार्मूला यूज़ कर दिया, या वेटेज फार्मूला यूज़ कर दिया, या वेटेज एवरेज से मैंने फीफो मेथड यूज़ कर दिया। तो इससे क्या होगा, मेरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है, या कम हो जाए तो या ज़्यादा भी हो जाए, ये भी हमारे उसमें फ़र्क पड़ता है। यहाँ तक कि असेट्स लायबिलिटीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है इसके चेंजेस के होने की वजह से। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। आपको आई होप आपको ये भी यूनिट अच्छे से समझ गया है, और सेम इसके आंसर्स में आपको नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर्स होगा उसमें मैं आपको इसके आंसर्स बता दूंगी। मैं वापस बता रही हूँ, इसके पीडीएफ्स आपको मेरे विशाखा सीए एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप अभी भी 13-14 दे रहे हो और अब इसकी भी अगर पढ़ाई करना चाहते हो साइड बाय साइड, तो ये भी आपके लिए अकाउंट एक तरह से इजीली है। ये सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है जो 11-12 अभी कर रहे हो या 13-14 जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो ये भी देख सकता है। अब आ जाते हैं हम यूनिट 7 में, अकाउंटिंग एज अ मेजर डिसिप्लिन वैल्यूएट प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो यहाँ पे हम अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ मेजर यूज़ करने वाले हैं, तो वो देख लेते हैं क्या क्या हम मेजर यूज़ करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मेजरली जो होता है वो प्राइमरी ट्रांजेक्शन्स के लिए या 3 बेसिक एलिमेंट्स के लिए हम देखा जाता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, या इवेंट्स और मेजर किया जाता है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड या स्केल टू बी यूज़ किया जाता है। तो ये सब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द 3 एलिमेंट ऑफ मेजर आइडेंटिफाई, सेलेक्टिंग एंड मेजरिंग द स्टैंडर्ड और द स्किल्स, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स आर द ऑब्जेक्ट्स एंड द इवेंट्स टू बी मेजर्स। तो यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म इवेंट सेट ऑफ इवेंट्स होना चाहिए या ट्रांजेक्शन होना चाहिए, जिससे हमें उसको यूज़ करने पे हमारा जो डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो जाए। अगर कैश मैनेजमेंट है या वेरियस कैश रिसिप्ट है या एक्सपेंस है, तो वो जो हमारा नेसेसरी ऑब्जेक्टिव्स या इवेंट्स है वो एक ही जगह होना चाहिए, और डिसीजन मेकर को होना चाहिए कि जो भी पास कैश हो गया या पास रिसिप्ट्स हो गई हैं, एक्सपेंस डेटा है, उन सभी को देख के फिर ही उनका वो डिसीजंस वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। स्टैंडर्ड और द स्केल ऑफ मेजरमेंट्स, जो मनी का जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है और या उनका जो स्टैंडर्ड्स है वो वहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, जो उनका मेजरिंग जो वैल्यूबल होती है वैसा ही होना चाहिए। लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉलर्स की प्राइस हमारे ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसके हिसाब से जो वैल्यूबल होती हैं वो भी क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन हो इंडिया का हो, उसने $5,000 यूएसए के यूज़ करेगा, तो जब भी वो एंट्री डालेगा तो रुपीज़ में डालना पड़ेगा। अगर $1 का प्राइस 50 रुपीज़, तो लोन अमाउंट कितना हो गया, 2,50,000। भाई जब वो एक्सचेंज करेगा तो किसके हिसाब से करने का पड़ेगा एक्सचेंज, उसको $1,55 के हिसाब से। तो जब एक्सचेंज कर रहा है, वापस जब पैसा दे रहा है, तो $1 का प्राइस हो गया 55, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 2,75,000। लिया कितना था, 2,50,000, देना कब पड़ रहा है, 2,75,000। तो इसकी वजह से ये भी हमारा मेजर में या स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजर में चेंजेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ पहले क्वांटिटी का कुछ प्राइस अलग था, कम क्वांटिटी में इतना ही था। जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए, ईयर 1 ईयर 2 में। पहले 5,000 पीसेस का क्वांटिटी का प्राइस था 5 लाख, वही 4,500 का पीस का क्वांटिटी कितनी हो गई, 5,40,000। सडनली हमारा सेल का जो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, बराबर। वही अगर एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर 5 लाख का पीसेस का इतना है, तो 4,05,000 का पीस भी कितना है, 4,500 का पीस कितना है, 4,500 है। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्राइसिंग या बढ़ भी सकता है कोई भी साल में, कभी भी ऐसा कुछ भी ये दिया है। अकाउंटिंग ऑफ मेजरिंग द डिसिप्लिन्स, हम किस तरह से मेजर कर रहे हैं, कैसे मेजर्स करते हैं, वो यहाँ पे हमें अकाउंटिंग बुक कीपिंग के जो होता है रिकॉर्ड में, उसमें हमें दिखाना रहता है। The measure is an important part of the accounting disciplines
whether how the whole measures and the subsystems are there. और यहाँ पे accounting will work nowadays the accounting performance and for the three mainly going concept, conscience and fundamentally accounting assumption which do not fall within the previous measuring discipline. Therefore, we cannot simply say that the accounting is a measurement disciplines. Wealth of principle, historical cost, current cost, realizable value and the present value. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने अगर 7 लाख परचेस किया है मशीनरी और उसने 1 लाख स्पेंड किया है इंस्टॉलमेंट के लिए, तो प्राइस का इंक्लूडिंग चार्ज कितना हो गया 8 लाख। तो उसका जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी का प्राइस कितना हो गया 8 लाख। तो ये खरीदा 7 लाख प्लस उसको लगाने के चार्जेस वो सब भी लगे हैं, तो वो सब का उसका कितना हो गया वहाँ पे 8 लाख। अब आता है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट मतलब उसका जो रिसेंटली जितना जो कॉस्ट ऑफ वैल्यूएबल रहेगा वो हम वहाँ पे लिखते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू, अगर जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया कि 20 लाख उसने खर्च किया है, फाइन किया है और सेल द मशीनरी परचेस ऑन द 1st 2011 by paying the 7 lakh which for the cost of rupees 25,000 the cash he will buy in currently. Take the also the Mr. X found that he has no money to pay off the bank loan 5,000 currently. था उसके पास पैसा, लेकिन क्या कि उसने 20 लाख जो 20 लाख थे हमारे वो क्या हो गए रियलाइजेबल वैल्यू, और उसे बैंक का लोन जो रिकॉर्ड करना था वो 5 लाख क्या हो गया हमारे लिए सेटलमेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू तो वही नॉर्मली जिसमें हमें अमाउंट इंटू प्रिंसिपल जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, P इंटू आर एन इंटू आर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो वाला। तो इसका एक शॉर्टकट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला भी है, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज N। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे और है। कैसे यूज़ करना है, हमें अमाउंट कुछ अगर दिया रहेगा 1 प्लस आई दिया रेज टू N दिया गया है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट अगर आपको सीखना है ये वाला, तो इसका मैं सोच रही हूँ अलग से लेक्चर बना दूँ, नहीं तो आपको ट्राई करती हूँ यहाँ पे एक बार समझाने के लिए। यहाँ पे ही सपोज 20% दिया गया, तो आई क्या हो गया हमारे यहाँ पे R हो गया और N यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ ईयर्स कितना। अगर नंबर ऑफ ईयर कुछ नहीं दिया रहेगा तो अज्यूम करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख लिखेंगे डिवाइड बाई 1 प्लस 20, 1 प्लस 20 कितना 21 बराबर। तो 1 लाख डिवाइड बाई 21 हम यहाँ पे करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 21। इसमें एक सेकेंड ना मेरे को एक बार चेक करने दो। इसका एक टेबल है पूरा, जो वो टेबल का मैं आपको ये कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, उसका मैं फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पे आपको मैं सेंड कर दूंगी। तो इसका जो पूरा टेबल है ना, ये अपने M.Com के जो पार्ट 2 की बुक है ना उसमें दिया हुआ था, तो वैसे मैं आपको लेके इसका फ़ोटो मैं आपको डाल दूंगी, जिसमें आपको ईजी हो जाएगा कि जो ये परसेंटेज आप जो निकलता है उसको ईयर वाइज कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना इसमें कैसा ये मोबाइल है लैपटॉप का कैलकुलेशन है ना, तो उसमें हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए तो उसमें आपको मैं बता दूंगी कैसे हम फॉर्मूलाज को यूज़ करना है, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसका मैं वहाँ पे आपको फ़ोटो भेज दूँगी, तो आप वहाँ पे देख के समझ जाओगे इजीली। मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी फ़ोटो पूरा अच्छे से, एन्युटीज रेट ये सभी जो भी है, एन्युटीज कैसे फाइंड करते हैं, इंटरेस्ट टाइम्स कैसे हम यूज़ करते हैं, सभी मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको सॉल्व करके बता दूँगी, तो आपको ईजी हो जाएगा यूज़ करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है, समरी राइटिंग दिया हुआ है और टेस्ट ऑफ नॉलेज दिया गया है। सेम इसी के आंसर्स आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स के वीडियो में आपको इसके आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद करना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत सारे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसे आपको मालूम है अकाउंटिंग क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ द
बिजनेस होता है, बराबर। तो इसको हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे AS। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं सभी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, और ये डॉक्यूमेंट्री पॉलिसी इशू हुआ है बाय द अकाउंटिंग बॉडीज़ और बाय द गवर्नमेंट और बाय द रेगुलर body covering the accept of recurring and measures present and the disclose of accounting present and the even in the financial statements में। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या काम है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये काम आता है जो भी हम नॉन कंपेरेटिव या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसको एक रिलायबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने के लिए। सेकेंडली प्रोवाइड द सेट ऑफ द अकाउंट स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये हम उसको प्रोवाइड्स करते हैं। तो यहाँ पे हमें उसके कुछ बेनिफिट्स दिया है, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपैरेटिवाइजेशन एंड इंक्रीमेंट ऑफ द एडिशनली डिस्क्लोजिंग। तो अभी इसमें लिमिटेशन क्या दिए? डिफ़िकल्ट टू मेक अ क्लोज बिटवीन द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। डिफ़िकल्ट से हमें लिमिटेशन आने की कि हर एक चीज़ का इसका क्या ट्रीटमेंट करने का, ये चीज़ का क्या ट्रीटमेंट करना है, इसलिए वहाँ पे क्या बनाया गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वहाँ पे बनाए गए। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है उससे क्या आएगा? हमें चॉइस करने में इजीली होने लगा और उससे हम डिटेलर स्कोप्स हमें वहाँ पे मिलने लग गए। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग द स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो इसका फॉर्मेट ऑफ स्टैंडर्ड इंडिया में कैसे आया है वो देख लेते हैं। तो ये आया था बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, और एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोर्ड के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के हिसाब से इन 1977 में ये आया था। तो इसमें हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और द फ्रेमिंग इंडियन कंपनी स्टैंडर्ड ने इसको इंटीग्रेट किया गया था, जिसके हमें इसको नेमली ASSOCHAM CII FICCI रेगुलेटेड एक्रेडिटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सभी यहाँ पे आए थे। और ASB is the body constituted by the council of the ICAI. ASB is a independent informative of accounting standard. ASB का फुल फॉर्म है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो विदाउट ASB के बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो नहीं सकता है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है। तो AS1 होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, disclose of accounting policy, AS जो valuation of inventories, accounting 3 cash flow statement, accounting 4 contingent and event occur after the balance sheet, due date, net profit loss, ये सब आता है इसमें। accounting standard 6 withdraw the purchase of insurance of accounting standard as on property plant and equipment 2016 के हिसाब से, तो इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंट आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 अकाउंटिंग एंड कंटेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड डेवलपमेंट, अकाउंटिंग 9 रेवेन्यूज, अकाउंटिंग 10 प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट्स यहाँ पे आएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड L इफेक्ट्स एंड चेंजिंग इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रीन, AS3 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए। टोटली यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 हुए। द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग इज गिवन अबाउट डज नॉट फॉर्म ऑफ सिलेबस, इट हैज़ बीन गिवन जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये जो भी है सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, नॉलेज इसके लिए नहीं, सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। मतलब आपको एग्जाम्स में इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे नहीं है, जैसे आपको एक इन्फॉर्मेट बताने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो जाता है, प्लस इसके आपके जो आंसर्स होंगे वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। तो यहाँ पे हमारा कुछ यूनिट्स ख़त्म हो जाते हैं, एक यूनिट और बाकी फर्स्ट लेसन का, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। प्लस उसमें मैं आपको बता दूंगी कि जो बाकी हमारे जो अभी तक इस यूनिट में जो आंसर्स हमने क्वेश्चंस किए थे उसके आंसर्स जो भी रहेंगे वो आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, आपको मेरे चैनल पे सभी अपडेट्स मिलने लग जाएंगे। और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक अगर आप ज्वाइन नहीं हुए
तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे आपको एवरीडेज के अपडेट्स मिलते रहेंगे, चैनल्स के अपडेट भी मिलेंगे, प्लस मेरे यहाँ पे जो मैं PDF जो यूज़ कर रही हूँ वो PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी 3 काम करना है। फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप MCOMs के या TY, FY, SY अगर कोई भी डिग्री सेक्शंस या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स हो, अगर आप या 10th 11th 12th की कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो अगर आपको MCQs PDFs कोई भी सब्जेक्ट्स के PDFs MCQs लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो मैंने एक और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, तो आप उस पर जाके आप क्लिक कर दीजिए, आपको सभी नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस मेरे आई बटन में मैंने एक यूट्यूब चैनल का डिस्क्राइब दिया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर दीजिए। उस पर भी आप जाके लेक्चर्स देख सकते हो। तो मैंने वहाँ पे भी अपलोड्स किए गए हैं, वहाँ पे सर ने अपलोड्स किए हैं, अलग अलग लेक्चर्स अपलोड किए हुए हर एक स्टैंडर्ड्स के। MCQs कैसे डाउनलोड करना है वो भी वहाँ पे बताया गया है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। स्टे होम, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में CA की पढ़ाई कीजिए। सिर्फ CA का आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, वो भी आपको ICAI के यहाँ, हमारे यहाँ पे कुछ भी आपको कुछ पे नहीं करना है, इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पे कीजिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स, बाय, टेक केयर।